मोबाइल देना, टाइम थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। भाभी भाभी आप एक काम करिए, जब 11 मिनट हो जाएंगे हाँ मुझे बता दें। ऐसा बता मुक्ति दीजिए, पार्टी के आपको क्या बोलना है? सबको बता दीजिए, भाभी, आप भी बता हम जैसे इंट्रोडक्शन कराएंगे क्या बोलेंगे? दीजिए। इंट्रोडक्शन हम कराएंगे आप जी। चलिए शौकत शुरू करिए। शौकत साहब स्टार्ट करिए। पार्टी की नहीं है भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने हिंदू और मुसलमान भाई को सलाम और हिंदू भाई को आदाब पेश करता हूँ। आज हमारा जो भागीदारी संयुक्त मोर्चा बना है, उस मोर्चे के तीनों नेशनल प्रेसिडेंट आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट काबिल एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब वामन मेशराम साहब जो हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा की ये पहली वर्चुअल मीटिंग, जो परिवर्तन मोर्चा की पहली वर्चुअल मीटिंग जो आपके दरमियान में हो रही है। हस्तिनापुर से हमारे उम्मीदवार जनाब विनोद जाटव जी हैं और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपसे ये आह्वान करता है कि आने वाले इलेक्शन में पोलिंग दिन आप जाकर के मजबूती के साथ इस मोर्चे के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। और साहिबाबाद से हमारे मोर्चे के कैंडिडेट हैं जनाब मनमोहन झा साहब। मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं, तमाम हिंदू मुसलमान बैकवर्ड मिल कर के इस मोर्चे के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। अब आपके दरमियान में पार्टी के MIM पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब वामन मेशराम साहब, जो कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा से उनका ताल्लुक है, उसके वो अध्यक्ष हैं, वो आपसे बात करेंगे। साथियों, हस्तिनापुर और शाहिबाबाद उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले चरण में हस्तिनापुर और शाहिबाबाद ये दो चुनाव क्षेत्र है और इस दो चुनाव क्षेत्र में विनोद जाटव और मनमोहन झा ये कैंडिडेट जो गठबंधन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है उसके तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 10 फरवरी को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के और भी कैंडिडेट इस परिवर्तन मोर्चा में, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सहभागी है। पर्टिकुलरली आज हम लोग हस्तिनापुर और शाहिबाबाद विधानसभा के जो मतदाता है उन मतदाताओं को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा 8 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया तो पदयात्राओं पर और रैलियों पर, फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। इस वजह से मतदाताओं को संबोधित करने के लिए
जनसंपर्क करने के लिए या हमारा अपना मैसेज देने के लिए हमें वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ रहा है। आज आप लोगों के सामने हम वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब है, आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जो 22 के विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें मुख्यतः एमआईएम, जनाधिकार पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी, ये 3 पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं, जिनका प्रदेश स्तर पर सारे प्रदेश में, सारे जिलों में संगठनात्मक प्रभाव है, ऐसा कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी हमारे 2 छोटे दल, उनको भी इस गठबंधन में सहभागी किया गया है। उस दौरान ये घोषित किया गया था कि इस गठबंधन के दरवाजे खुले हैं और जो भी इस पार्टी में या इस गठबंधन में आना चाहते हैं उनका इसमें आगमन है। तो अभी ऐसे बहुत सारे दल, 8-10 दल जो है, छोटे छोटे 8-10 दल इस गठबंधन में आने के लिए रजामंद है। उनका भी जैसी हमारी पॉलिसी निर्धारित है उसके अनुसार ये पॉलिसी के तहत उनको इस गठबंधन में सहभागी कराने के बारे में हम लोग गठबंधन के जो प्रमुख साथीदार हैं वो आपस में सलाह मशवरा करके इस पर निर्णय भविष्य में करेंगे। इस समय हम लोग वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं और वर्चुअल रैलियां करने की वजह से बहुत लंबा समय इन रैलियों में बोलने के लिए उपलब्ध नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। बहुत सारी दिक्कतें, टेक्निकल दिक्कतें हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो मैं 2-3 बातें खास तौर पर जिस बात को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान इस देश में लागू करने का ऐलान किया, वो संविधान अगर अमल किया गया होता तो इस देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वजूद में आती, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती। और अगर ऐसा होता तो देश के तमाम वंचित समूह के जो लोग हैं, जिसमें खास तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रियल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए था। वो रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ दिखाई नहीं देता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो लोग हैं उनको रिजर्व सीटें पूना पैक्ट के तहत दी गई है, जिनके तहत उनके प्रतिनिधि केवल नॉमिनेट किए जाते हैं और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनको रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला हुआ नहीं है। आजादी मिलकर लगभग 75 साल हो रहे हैं,
और गणतंत्र को अभी ये 73वां साल चल रहा है। तो इतने साल का समय हो गया है। मतलब है गणतंत्र शब्द से वास्तविक बात समझ में नहीं आती है। गणतंत्र के बजाय अगर हम प्रजासत्ताक इस शब्द का उपयोग करें तो प्रजासत्ताक शब्द का प्रयोग करने का मतलब यह होता है कि प्रजा की सत्ता होनी चाहिए और प्रजा की सत्ता लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के द्वारा ही साध्य की जा सकती है। और कोई भी वास्तविक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव के ही आधार पर वजूद में। इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र अभी 90% से भी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इन लोगों को रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। हमारी कोशिश, ये जो गठबंधन हमने बनाया, ये गठबंधन जिन लोगों को इस देश के जमहूरियत में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के डेमोक्रेसी में वास्तविक रिप्रेजेंटेशन हासिल करवाने के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ये प्रयास के तहत ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग उतरे हुए हैं। आने वाले समय में 403 विधानसभा का चुनाव होना है और 10 फरवरी को पहले चरण का वोट पड़ेगा। और हम लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया है, उसके अनुसार 403 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब तक 380 सीटों पर हम लोगों का, सभी लोगों का सहमति हो गई है। 23 सीटें बाकी है और वो जल्दी ही हम लोग बैठ के तसल्ली से फाइनल कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। मैं देश में इन लोगों को विकास का नारा देकर भ्रम में डाला जा रहा है और विकास के संदर्भ में जो बताया जा रहा है, मैं ये बात खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में, जब आजादी का आंदोलन गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो उस समय स्वराज्य की बात की जा रही थी। आजादी मिलने के बाद जिन लोगों को स्वराज्य मिला, उन लोगों के द्वारा स्वराज्य के हासिल करने वाले लोगों ने सुराज्य की बात करना शुरू कर दिया और सुराज्य के तहत उन लोगों ने विकास का एजेंडा और विकास का कार्यक्रम चालू किया। विकास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि विकास के कार्यक्रम में हमें 2 चित्र दिखाई देते हैं। एक तो विकास के बारे में उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। चलो, बनाए गए होंगे। बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए गए हैं। चलो, ये भी मान लेते हैं कि बनाए हैं। मगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं, वो जो वंचित समूह है देश का, जो वंचित समूह है देश का, उनके लिए वो विकास का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं, वहां वंचित समूहों के लोगों को अपनी बैलगाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने के लिए भी पाबंदी है। इसलिए वो डेवलपमेंट भी उनके लिए है, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये गठबंधन कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग हमारे लोगों का स्वराज्य चाहते हैं। हमारे लोगों का अगर स्वराज्य नहीं होगा तो हमें अपने लोगों का स्वराज्य भी स्थापित नहीं किया जा सकता। मां के प्रेयर में मैं एक किस्सा आपको बताता हूं।
और एक किस्सा बताकर बात समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं स्वराज्य और सुराज्य का फर्क समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। वर्धा में बाबा साहब अंबेडकर गांधी जी को मिलने के लिए गए थे, तो गांधी जी ने उनको कहा था कि ये बात किसी को भी मत बताना कि आप मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, मगर वो बात लीक हो गई और लाखों की संख्या लोग जो है वहां इकट्ठा हो गए। तो गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर को पूछा कि आपके सीक्रेट रखने के बावजूद भी इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्या बात है कि इतने सारे लोग, मैं यहां बार बार लोगों को आपके बुलाता हूं, बुलाने के बाद भी लोग नहीं आते, और आपने नहीं बुलाया फिर भी लाखों की संख्या में लोग आ गए हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, दाई का प्रेम और माई के प्रेम में फर्क होता ही है। आप प्रेम कर रहे हैं मगर ये दाई का प्रेम है और मेरा प्रेम माई का प्रेम है, तो मां और दाई के प्रेम में तो फर्क होता ही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए स्वराज्य लाओगे, इस पर हमारा यकीन नहीं है, क्योंकि ये माई और दाई के तरह ही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों का स्वराज्य हो, हमारे लोगों को भी राज करने का, ये देश हमारा है। ये देश जो है जैसे दूसरों का है वैसे हमारा भी है, और हमें अधिकार है। और संख्या के अनुपात का सिद्धांत अगर डेमोक्रेसी में मान लिया जाए तो ये अधिकार हमारा बहुत मजबूती से है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें केवल स्वराज्य नहीं चाहिए, केवल विकास नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य भी चाहिए, और ये स्वराज्य के लिए ये गठबंधन काम करेगा, ऐसा मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात इतनी ही चाहता हूं। धन्यवाद। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर भी हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं। वो आप तमाम लोगों से बात करेंगे, मुखातिब करेंगे। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा। आज के वर्चुअल मीटिंग में हमको सुन रहे सभी हमारे साथियों, हमारे साथ बैठे हुए AIMIM के अध्यक्ष जी आदरणीय ओवैसी साहब, आदरणीय मेश्राम साहब, साथियों, मेश्राम साहब ने बहुत अच्छी बातें आपके बीच में रखी। उन्हीं बातों से अपने को जोड़ते हुए कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 22 का चुनाव है, पहला चरण है। 10 फरवरी को आपको वोट डालने हैं, और जब वोट डालना है हमें, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि हर 5 साल में जब हम वोट डालने जा रहे हैं, तो जिसको हम वोट देते हैं और उस वोट से जो जीत के जाता है, क्या उससे हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है या उससे हमारा नुकसान हो सकता है कुछ? ये पहली और प्राथमिक ज़रूरत है ये हमारी। मैं ये बात को अक्सर सभी साथियों के बीच में कहता हूं कि जो 5 साल में चुनाव आता है या 2.5 साल में आता है, और जब हम वोट डालते हैं, अगर वोट डालते समय हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि जिसको हम वोट डाल करके चुनने वाले हैं, विधानसभा में भेजने वाले हैं, या जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है पार्लियामेंट में भेजने वाले हैं, ये जा कर के हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है,
या हमारा कुछ नुकसान कर सकता है। अगर ये चीज़ हमारे समझ में आ जाए तो हमारे और हमारे बच्चों की किस्मत का बदलना शुरू हो जाए। आदरणीय मेश्राम साहब ने बहुत ऐतिहासिक बातें और इस गठबंधन के करने की वजह के बारे में सारी बातें उन्होंने कही। अगर हम इस वोट की ताकत को पहचान लें तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आज हस्तिनापुर के हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं विनोद जाटव जी, और शाहियाबाद के हमारे पंडित मनमोहन झा जी हैं। दोनों कैंडिडेट हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हैं, लेकिन AIMIM के पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने हैं। आप बहुत सारे किसान भाई हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन साथी हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत किस्म के काम धाम हम लोग करते हैं। हमने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, सरकार के कार्यकाल को देखा है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस सरकार में हमें क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा था हमें रोज़गार देने के लिए, क्या हमें रोज़गार मिला? उन्होंने कहा था महंगाई कम करने के लिए, क्या महंगाई कम हुई? नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे बीच में कही। उसके पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार को भी हमें सामने लाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके कार्यकाल को हम भूल जाएं, हम खाली याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उनको वोट दो। हमें समाजवादी पार्टी के भी कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद रखेंगे तो हमें फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गरीब को, किसान को, कमजोर को, मजदूर के क्या हाल हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी के समय से बेहतर हाल थे या इससे भी खराब हाल थे? इन सारी चीज़ों को हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। आज चुनाव का वक्त है, सारे पार्टियों के नेता हमारे बीच में आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। बहुत सारे वादे भी हैं हमारे सामने। कोई कहते हैं कि हम किसान हैं, किसान के कर्जे माफ़ कर देंगे। कोई कहता है हम लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन वो कब कर देंगे ये? क्या वो घर कर देंगे? क्या चुनाव जीतने से वो पहले कर देंगे? या जब चुनाव में हम उन्हें वोट देकर के जिता करके सत्ता में भेज देंगे और जो सत्ता में जाएगा वो राज खजाने का मालिक होगा? क्या राज खजाने से करेगा या वो घर से करेगा? और जब उसे जीतने के बाद राज खजाने का मालिक बनना है और राज खजाने से करना है तो उससे क्यों कराना? अगर उसकी नीयत अच्छी होती तो पहले कर सकता था, हमने उसे पहले मौका दिया है। इससे ये काम उससे नहीं कराना, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, अकलियत का बच्चा भी कर सकता है। MIM के लोग भी कर सकते हैं, बावन मेश्राम साहब के लोग भी कर सकते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के लोग भी कर सकते हैं। अगर हमारे लोग अपने वोट की ताकत को पहचानें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो आने वाला समय हमारे आने वाली पीढ़ी का होगा। आज जो देश के हालात हैं, कुछ लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लिया और सत्ता में गए, हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म की, रिजर्वेशन खत्म किया, आगे बढ़ने के सारे मौके खत्म किए। हर हाल में हर तरह से हमको पीछे करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहती है कि देखो भाई, बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, बैकवर्ड का नुकसान करती है, दलित का नुकसान करती है, मुसलमान भाइयों का नुकसान करती है, तो आप हमको वोट दे दो। लेकिन जब हम उन्हें वोट दे करके उनको सत्ता में जब हमने भेजा 4 बार, तो उनका भी कार्यकाल हमें याद है। जब हमने उनको सत्ता में भेजा
और जब हमने कही कि हमें भागीदारी चाहिए तो हमें भागीदारी नहीं मिली, लाठियां मिली। सत्ता में तो वो जाते हैं पिछड़ों के नाम पर और मुसलमान भाइयों के नाम पर, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों की सरकार हो जाती है, सबकी नहीं होती, कुछ की सरकार हो जाती है। हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है उसका एक नारा है और ये पूरी दुनिया में है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ठेके पट्टी हो, चाहे वो विकास का काम हो। जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से आप हमको हिस्सा दीजिए। लेकिन लोग हमारा वोट तो लेना चाहते हैं, पिछड़ों के नाम पर हमारा वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वोट लेकर के जब वो सत्ता में जाते हैं तो सत्ता में फिर वो सिपाही में, दरोगा में, पटवारी में, तहसीलदार में, एसडीएम में सबकी भागीदारी नहीं होती, कुछ की भागीदारी होती है। हम कहते हैं कि आप सीएम बन रहे हैं, 4 बार हमने आपको बनाया तो आप 10 करिए तो 5 और लोगों को भी करिए। और बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं और शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, मुसलमान भाई है जो आपको परमानेंट वोट करता है, लेकिन नहीं, भागीदारी की बात मत करिए। भागीदारी की बात हम करें तो हम खिलाफ हैं, भागीदारी की बात हम करें तो हम किसी और पार्टी से मिले हुए हैं, भागीदारी की बात करें तो हम आपके विरोधी हैं। अगर हम अपने हक अधिकार की बात करें, हम अपने बच्चों के हक अधिकार की बात करें, किसान के हक की बात करें, मजदूर के हक की बात करें, बच्चों के रोजगार की बात करें, तो कहते हैं कि नहीं वो हमारे खिलाफ है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबके हक में हैं। हम चाहते हैं कि सबको हिस्सा मिले, भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारा किसान है उसको खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की सही कीमत मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, उससे कम में जो खरीद हो उस पर मुकदमा हो। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं कि छोटे दुकानदार किसान के कर्जे माफ हों। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राथमिक विद्यालय है, गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हममें से 10% लोगों के बच्चे जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी हममें से 90% के बच्चे तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। एक तरफ सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है और दूसरी तरफ यूपी बोर्ड की पढ़ाई होती है। जब गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के जाता है और बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, और जब कंपटीशन में बैठता है तो गरीब को, किसान और दलित और पिछड़े अक़लियत के बच्चे के अंदर हीन भावना होती है, मैंने तो आईसीएसई नहीं पढ़ी, मैंने तो सीबीएसई नहीं पढ़ी। हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति हो। गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ के पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा एसी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा पद्धति एक हो। तो एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हम चाहते हैं कि जो गरीब और कमजोर लोग हैं उन्हें इलाज की सुविधा हो, फ्री इलाज हो। जो बेचारे गरीब और कमजोर लोग हैं, 5 किलो अनाज का उन्हें लालच दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हे का लालच दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम गैस सिलेंडर और चूल्हे की कीमत जोड़ें और उसका महंगाई का पैसा अंतर निकालें तो कितना पैसा हमसे ज्यादा ले लिया जाता है। डीजल और पेट्रोल में 56 रुपये 1 लीटर में हमसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। किसान को 6,000 दे करके 60,000 ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने आपको 6,000 रुपया दिया। अकेले डीजल से, पेट्रोल से अगर हम कहें तो सरकार ने 2425 करोड़ लाख करोड़ रुपया कमाए और उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों को दिया है। मैंने लगभग बताया, बाकी एक्चुअल जानकारी तो आदरणीय ओवैसी साहब को होगी, मेश्राम साहब को होगी। तो ये हमारे सामने समस्याएं हैं। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई खाली शौक के लिए या नेतागिरी की नहीं है,
ये लड़ाई अपने बच्चों की हक हिस्से की लड़ाई है, इज्जत स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले 10 तारीख में जो हमारे ये दोनों प्रत्याशी हैं, हस्तिनापुर से विनोद जाटव जी और साहिबाबाद से पंडित मनोज झा जी, जिनका चुनाव निशान है पतंग। पतंग के सामने वाली बटन को दबा करके आप सभी साथी भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जो आप इनको वोट देंगे वो आदरणीय मेषराम के साहब के खाते में जाएगा, आदरणीय ओवैसी साहब के खाते में जाएगा और बाबू सिंह कुशवाहा के खाते में जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका एक एक वोट हमारे इन दोनों साथियों के पक्ष में पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं आदरणीय ओवैसी साहब से चाहूँगा कि वो भी अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखें। बहुत शुक्रिया जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब वामन मिश्रा साहब। मैं तमाम हस्तिनापुर और साहिबाबाद के देखने वाली जनता को अपनी जानिब से आप तमाम को आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है, मैं आपको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं साथ ही साथ शुक्रगुजार हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नेता हैं, जनाब वामन मिश्रा साहब को जो बहुजन मुक्ति पार्टी के सदर हैं, और दीगर जो पार्टीज मिलकर हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आज उसकी पहली वर्चुअल रैली है। आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए वर्चुअल रैली पहले की जा रही है ताकि 10 फरवरी के दिन जो MIM पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो जो कैंडिडेट हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं सबसे पहले हस्तिनापुर की जनता को अपनी जानिब से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि यहां से हमारी पार्टी के जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, यहां पर हमारे कैंडिडेट जनाब विनोद जाटव साहब हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा ये देखा गया कि जो कोई भी हस्तिनापुर जीतता है वो पार्टी सरकार में आती है। एक शराब सा लग चुका हस्तिनापुर विधानसभा को। आप बताइए कि जब पंडित नेहरू ने चंडीगढ़ और हस्तिनापुर बनाने का ऐलान किया, चंडीगढ़ इतना तरक्की कर गया मगर हस्तिनापुर में कोई तरक्की नहीं हुई। आप ये भी जानते हैं कि हस्तिनापुर में कृष्णा सर्किट में टूरिज्म में इसको शामिल किया जा सकता था, मगर बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन कहलाती है, हस्तिनापुर में अब तक एक रेलवे स्टेशन उन्होंने नहीं बनाया। हस्तिनापुर की जनता जानती है कि हर साल बारिश जब होती है तो खद्दर का जो इलाका है वो पानी में डूब जाता है। ये डबल इंजन की सरकार हस्तिनापुर में मोदी और योगी की एक ट्रेन का स्टेशन नहीं बना पाई, एक रेलवे ट्रैक नहीं बना पाई। इतनी बड़ी तारीखी ऐतिहासिक जगह है, उसको कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं किया। और फिर जो गन्ने के किसान हैं, वो जो बार बार इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि गन्ने पर कीमतें बढ़ाई जाएं, ये डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार झूठी साबित हुई कि किसानों से कहा कि उनकी इनकम को डबल कर दिया जाएगा, वो झूठा साबित हुआ। फिर हस्तिनापुर की जनता जानती है कि वहां पर स्कूल के नाम पर कोई बिल्डिंग नहीं है। हस्तिनापुर की जनता ये भी जानती है कि अल्पसंख्यक समाज के हमारे OBC भाइयों को और मुस्लिम अक़लियत को, पिछड़े समाज को वहां पर स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। एक डिग्री कॉलेज पिछले साल सैंक्शन हुआ, अब उसकी बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बसेस चलती हैं, नाम पे सिर्फ नहीं नजर आती, मवाना रोडवेज डिपार्टमेंट पर। हर जगह हस्तिनापुर में गंदगी, कचरा और सबका साथ, सबका विकास के झूठे बातें जो बीजेपी करती है वहां पर आपको नजर आता है। हस्तिनापुर की जनता ये भी जानती है कि किसकी वजह से ओमकार सिंह तोमर ने खुदकशी की। हस्तिनापुर की जनता जानती है कि जो बीजेपी के जिम्मेदारों की वजह से ओमकार सिंह तोमर ने खुदकशी की। हस्तिनापुर की जनता वो भी जानती है कि किससे कहा गया था कि 15 लाख रुपए दो वरना तुमको एसिड डालने के केस में तुमको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हस्तिनापुर की जनता ये भी जानती है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नेहा मेला की तामीर का कंस्ट्रक्शन की बात कब से की जा रही है, उस पर कुछ नहीं होता। इसीलिए
मैं हस्तिनापुर की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग मिलकर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को ये तय करे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए हमारे बड़े भाई जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल के बाद हमारे दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर साथ में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी होंगे और दीगर पिछड़े समाज के भी लोग इसमें शामिल होंगे। मैं अब साहिबाबाद विधानसभा के जनता से अपील करूंगा कि यहां पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं पंडित मनमोहन झा, आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिनका सिंबल इंतखाबी निशान पतंग का है। साहिबाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं। वो मेरी बात से अग्री करेंगे, वो मेरी बात को मानेंगे कि वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। जब कोविड में लोग साहिबाबाद में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन ऑक्सीजन अस्पताल के लिए तड़प रहे थे, तो वहां का बीजेपी का मौजूदा विधायक कहीं पर नजर नहीं आया। अब तक एक अस्पताल वहां पर नहीं बना। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ मेट्रो में नोएडा सेक्टर 62 में सिर्फ 2 पिल्लर डाले गए और साहिबाबाद की जनता के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी साहिबाबाद और हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुकद्दर बनकर रह गया। ये डबल इंजन की बीजेपी, योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। खास तौर से पिछड़ा समाज के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। पीने का पानी, खास तौर से साहिबाबाद में खोड़ा जैसे इलाके में साफ पीने का पानी उनको नहीं मिलता। तो ये तमाम मसाइल हैं। इसलिए मैं हस्तिनापुर और साहिबाबाद की जनता से अपील करूंगा कि 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और खास तौर से हम साहिबाबाद के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से एक दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि यहां से अगर आप पंडित मनमोहन झा को कामयाब करेंगे तो ये सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, ये सही मानों में भाईचारगी की कामयाबी होगी, ये सही मानों में फिरका परस्ती की, कम्युनलिज्म की शिकस्त होगी। इस चीज के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हम तमाम लोग मिलकर आए हैं और मेरी आपसे अपील है कि 10 फरवरी के दिन आप वोट डालें इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए और पहले मुख्यमंत्री इसके जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, बाबूजी को बनाइए। जनाब वामन मिश्रा साहब भी इसका हिस्सा हैं, दीगर 2 पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि 2 मशीन बन चुकी हैं। अगर उस मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा, कोई क्रिमिनल होगा तो बीजेपी में चला जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा, और अगर समाजवादी पार्टी के मशीन में किसी को डाल दिया जाएगा तो सेक्युलर हो जाएगा। आप बताइए कि आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समाजवादी हसनपुर से अपना टिकट देती है। सुनील सिंह नामी शख्स जिसने क्या क्या कहा था कि अगर योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी के दफ्तर में कपड़े धोऊंगा, प्लेट्स धोऊंगा, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। इसीलिए इन लोगों की इन दोगली पॉलिसी को, इनके इन झूठे वादों को आपने पहले भी आजमा चुके हैं। एक नया विकल्प के तौर पर आपके सामने ये कमजोर लोग मिलकर आए हैं। आप इन कमजोरों को ताकत बख्शिए ताकि आपको ताकत मिले, आपको इंसाफ मिले, नौजवानों को उनका हिस्सा मिले। जैसा कि अभी बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना हिस्सेदारी। ये पूरी लड़ाई हिस्से की है और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम हस्तिनापुर, साहिबाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आइए अपना हिस्सा लीजिए। बीजेपी आपको हिस्सा नहीं देगी। हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट लिया और ठाकुर राज आपको मिला। वहीं पर समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर आपने सपा का साथ दिया, आपको क्या मिला? सिर्फ एक तबके का, एक बरादरी का, एक जात का आपको उनको फायदा मिला। तो आज आप अगर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सही मानों में तमाम कमजोरों को उनका हिस्सा मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। 10 फरवरी के दिन मेरी फिर से साहिबाबाद और हस्तिनापुर की जनता से अपील है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर
आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, अपना हिस्सा हासिल करिए, ताकि उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा हो, उत्तर प्रदेश में कमजोरों को एक ताकत मिले और इनको इज्जत मिले। यही हमारी आप तमाम से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया।